अगर आप आरएसएस के इतिहास में जाएंगे तो ये बात आपके सामने आएगी कि आरएसएस के पैदा होने के पीछे केवल ये नहीं था कि उनको मुसलमानों से बहुत चिढ़ थी और ये उनको वो उनसे वो हिंदू समाज को बचाना चाहते थे। उनके अंदर इस बात को भी लेकर के बहुत गुस्सा था कि ये अस्पृश्य लोग हाथ में लाठी लेकर के हमारा मुकाबला कर रहे हैं और हमारे हमलों का भी जवाब दे रहे हैं। ये भी आरएसएस के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है। यही बात बार बार कही जाती है, बार बार लिखी जाती है कि कम्युनिस्टों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत विश्वासघात किया। अगर आप जाएंगे गहराई में तो ये बात सही नहीं है। और हाँ, मौके आए जब उन्होंने एक स्टैंड लिया, कम्युनिस्टों ने दूसरा स्टैंड लिया, लेकिन ये जो गद्दारी और विश्वासघात वाली बात है ये सही नहीं है। जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं वो शिवसेना में भी चले गए, वो भाजपा में भी चले गए, कांग्रेस में तो गए ही, और जब वहाँ चले गए तो उसके बाद उन्होंने दलित आंदोलन से कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं होती कि इन्होंने बड़ी गद्दारी की। चंद्रपाल जी और प्रोफेसर 32 साल की मेहनत के बाद, टेकचंद जी, साथियों, भाइयों बहनों, देखिए आज जो हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है उसके पीछे मकसद ये है कि हमारा ये जो संगठन है दलित शोषण मंच, हम चाहते हैं कि इसके लगातार कुछ कार्यक्रम दिल्ली में होते रहें। सिर्फ यहाँ इस हॉल में नहीं बल्कि जहाँ भी लोग रहते हैं, आप लोगों के जो मोहल्ले हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम रखे जाए। क्योंकि बातें बहुत होती, जैसे कि कमर ने बताया कि घरों में एक जगह बनी हुई है जहाँ बाबा साहब की फ़ोटो लगेगी, उसके लिए बत्तियाँ, उसके लिए जो वो परमानेंट मालाएं होती हैं जो सूखती नहीं है, सब लगा रहता है। लेकिन क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने लिखा, जाति के उन्मूलन के बारे में उनके क्या विचार थे, इस पर कोई ख़ास चर्चा या जानकारी अब लोगों में दिखाई नहीं देती है। तो हम लोगों ने ये योजना बनाई कि ये जो साल है ये महाड सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। और हमने जब किसी से कहा इस पर हम मीटिंग करेंगे तो कहने लगे ये तो बहुत पुरानी बात है। हमने कहा हाँ, पुरानी बात तो है, लेकिन दुख ये है कि पुरानी बात होने के बावजूद कुछ खास बदला नहीं है तब से लेकर के आज तक, और उसका जो महत्व है उसको भी लोग बिल्कुल भुला गए हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करें, आप लोग सब मदद करें, आप लोग कार्यक्रमों में के आयोजन में मदद करें, हम लोग आएँ, दूसरे लोग भी आएँ। और ये जो पूरा सत्याग्रह था इसमें जो एक बहुत प्रमुख कड़ी है, अभी कॉमरेड ने कहा कि मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद, जब तक दोनों धाराएं मिलेंगी नहीं तब तक कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो दरअसल अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे, महाड सत्याग्रह के इतिहास में, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि महाड सत्याग्रह का आयोजन किसने किया। एक बहुत उसी कोंकण के इलाके के एक दलित परिवार का एक लड़का था, नौजवान था, आरबी मोरे, और उसके अंदर एक अलग तरह की निष्ठा, एक अलग तरह की ऊर्जा थी। वो कुछ न कुछ करता ही रहता था और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बाधाएं आई। बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ भी था लेकिन नहीं ज़्यादा पढ़ पाया। लेकिन जहाँ भी वो जाता था वहाँ वो लोगों को इकट्ठा करके कुछ न कुछ अभियान, कुछ न कुछ आंदोलन वहाँ वो शुरू कर देता था। तो ये महाड के रहने वाले थे और महाड का एक बहुत की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि जो लोग महार रेजिमेंट से रिटायर होते थे अंबेडकर जी के पिताजी की तरह, वो ज़्यादातर इसी इलाके से आते थे। तो वो रिटायरमेंट के बाद वहीं जा करके बस जाते थे। उनके पास कुछ साधन भी होते थे, उनकी पेंशन भी आती थी। तो कुछ स्कूलों को बनवाना, कुछ वहाँ पर लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, ये सब काम वहाँ पर काफ़ी पहले शुरू हो गया था और उसी माहौल में आरबी मोरे भी पले थे। तो वो फिर बम्बई भी आए और जहाँ
मज़दूर रहते हैं, ख़ास तौर से बंदरगाह के मज़दूर, उनमें भी उनके गांव के दलितों की बड़ी संख्या थी, उनके बीच में जाना आना। और इसी दौरान वो डॉक्टर अंबेडकर से भी खैर मिले तो नहीं, लेकिन थोड़ा दूर से देखा, और उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि वो डॉक्टर अंबेडकर को महाड ज़रूर लेके जाएंगे, उस इलाके में ज़रूर लेके जाएंगे। अब उस समय एक बात ये हुई कि वहाँ जो बम्बई में जो विधानसभा थी, उसमें एक कानून पारित हुआ कि सार्वजनिक जगहों पर किसी को भी प्रवेश में रोका नहीं जा सकता है। कोई भी अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहे तो उसका प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। खैर ये बात आई गई हो गई, बहुत सारे कानून बनते हैं, लेकिन मोरे जी ने ये तय किया कि वहाँ पर महाड़ में एक बहुत बड़ा तालाब था, चावड़ तालाब, और उन्होंने देखा था कि जब उनके बचपन में गांव के लोग आते थे वहाँ अपना सामान और सौदा बेचने के लिए आते थे, सौदा खरीदने आते थे, तो उनको कितनी परेशानी होती थी, क्योंकि पीने के पानी का कोई प्रबंध उनके लिए नहीं था। तो देखिए ये जो महाड़ सत्याग्रह है, इसमें के मूल में जो एक समस्या है वो इतनी भयानक है, इतनी छोटी समस्या और इतनी भयानक है कि वो आज भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और वो है पानी तक न पहुंच पाने की समस्या। अभी हम लोग बात कर रहे हैं करीब करीब 100 साल पहले के ज़माने की, लेकिन अभी जो कहानी इन्होंने पढ़ी, हमको नहीं मालूम था कि ये मामला उसमें भी आने वाला है, लेकिन वो लड़की सोच रही है कि इनको देखिए ये पानी बहा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को धो रहे हैं, इधर उधर फवारे उनके चल रहे हैं, और हम जहाँ रहते हैं हमारी बस्ती में पीने के लिए भी पानी नहीं है। आज दिल्ली में भी त्राही त्राही मची हुई है पानी के लिए, और मुख्यमंत्री कहती हैं कि इतनी ज़्यादा धूप है कि जो मैं पानी पहुंचाती हूँ टैंकर में, वो धूप से सूख के इवेपोरेट हो जाती है, इसलिए लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये पानी की समस्या, सूखा पड़ता है तो सबको प्यास लगती है, लेकिन जब सूखा नहीं भी होता है तो किस तरह से आबादी के एक बड़े हिस्से को पानी तक पहुंचने के लिए सामाजिक नियम रोकते हैं, इस पर हम लोग जिन्होंने इसका सामना खुद नहीं किया है कभी कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने किया है या जो आज भी रोज़ कर रहे हैं, हम लोगों को उनसे भी बात करने की और समझने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहानी सुनाई उसमें भी ये समस्या दर्ज है। तो ये पानी तक न पहुंचने की समस्या यानी इतनी अमानवीय चीज़ है, जबकि हर धर्म में यह है कि पानी पिलाना एक बहुत धार्मिक कार्य माना जाता है कि आप प्याव लगाइए या अपने घर के बाहर घड़ा लगाइए, लेकिन हमारे यहाँ है कि घड़ा लग जाएगा, लेकिन बड़ी पैनी नज़र लगी रहती है कि उस घड़े तक कौन आ रहा है और किसको आने की इजाज़त होगी। ये हमारे समाज की आज भी सच्चाई है। तो जो वो तब तक कॉमरेड मोरे नहीं थे, वो आरबी मोरे थे, और उन्होंने ये फैसला किया जब ये कानून पारित हो गया कि सार्वजनिक स्थानों तक सबका प्रवेश अब उसकी अनुमति है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे महाड में और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को बुलाने में उनको 2-2.5 साल लग गए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी सोचा कि ये नौजवान है, ये कहाँ हमको बुला रहा, कैसे हम पहुँचेंगे, क्या होगा, इसमें कितना दम है, उन्हें इस पर बहुत विश्वास नहीं था। लेकिन जब ये 2 साल तक बज़िद उनके पीछे पड़ा रहा तो उनको भी लगा कि नहीं कुछ है इसके अंदर, तो उन्होंने उसको डेट दी, और मार्च के महीने में, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 1926 में महाड आने का फैसला हुआ। अब इसमें हमको 1-2 बातें ये भी याद रखनी है कि जब उनके यहाँ आने की बात हुई तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विचार हुआ, और नागपुर में जो दलित समाज के लोग हैं उन्होंने एक टुकड़ी बनाई हुई थी, एक लड़कों की टुकड़ी जो लाठी वाठी लेके चलते थे, और ख़ास तौर से जो दलित महिलाओं के ऊपर ऊंची जात के लोग हमला करते थे वो उसका मुकाबला करते थे। और अगर आप आरएसएस के इतिहास में जाएंगे तो ये बात आपके सामने आएगी
कि आरएसएस के पैदा होने के पीछे केवल ये नहीं था कि उनको मुसलमानों से बहुत चिढ़ थी और ये उनसे वो हिंदू समाज को बचाना चाहते थे। उनके अंदर इस बात को भी लेकर के बहुत गुस्सा था कि ये अस्पृश्य लोग हाथ में लाठी लेकर के हमारा मुकाबला कर रहे हैं और हमारे हमलों का भी जवाब दे रहे हैं। ये भी आरएसएस के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो कई बातें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, केवल हम लोग आरएसएस को हिंदू मुस्लिम के ही घेरे में देखते हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ और दलितों के अंदर जो चेतना पैदा हो रही थी उसके खिलाफ उनकी कितनी प्रबल भावना थी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आरएसएस के पैदा होने के कुछ ही साल पहले रूस में क्रांति हुई थी। तो ये हम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था को बचाए रखने में अपनी जान लगा रहे हैं, उनको कैसा लगा होगा जब एक देश में मतलब राजा, रजवाड़े, जमींदार सब खत्म कर दिए गए और सर्वहारा के हाथ में सत्ता आ गई। उनके ऊपर मतलब क्या गुजरा होगा। कभी कभी थोड़ी दया भी आती है कि बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। खैर, ये 2-3 बातें हैं जिनके फलस्वरूप ये आरएसएस का जन्म हुआ। लेकिन वही जो एक सेना थी, दलितों की सेना, तो उनका परेड करवाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई और डॉक्टर अंबेडकर की सुरक्षा उनके हाथों में रख दी गई। और खैर डॉक्टर अंबेडकर आए महाड में और दूसरे दिन क्योंकि कॉमरेड मोरे बहुत ज़बरदस्त आयोजक थे, उन्होंने गांव-गांव जाकर के प्रचार किया था और गांव-गांव में सबसे चंदा वसूला था। और उस ज़माने में आप सोचिए 5000 लोग करीब वहाँ महाड में इकट्ठा हुए। मार्च के महीने में 18 मार्च था शायद। और दूसरे दिन वो लोग जुलूस बना करके निकले और डॉक्टर अंबेडकर को घेरे में रखा, क्योंकि वो जानते थे हमला होगा और हमला हुआ। और वहाँ के ब्राह्मणों ने ये प्रचार कर दिया था कि वहीं उस ताल के पास एक मंदिर भी था कि ये लोग उस मंदिर में ज़बरदस्ती घुसने की योजना बना चुके हैं, इसलिए इनके ऊपर हमला करना ज़रूरी है। तो खैर हमला हुआ, कई लोगों के हाथ पैर भी टूटे, लेकिन कुछ लोग भाग करके उस पानी के अंदर हाथ डालने में सफल हुए और वो जो पानी था मतलब वो समझ लीजिए अपवित्र भी हो गया, लेकिन जो दावा था कि हम पानी वहाँ का पिएंगे, उसको छुएंगे, उसको उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद खैर उस पूरे ताल को वहाँ के जो सवर्ण लोग थे उन्होंने उसको बिल्कुल खाली कर दिया। और पानी से ज़्यादा पवित्र तो गौमूत्र और गोबर होता है, उससे उसको घिस के फिर से पवित्र किया गया और फिर उसमें पानी भरा गया। और खैर ये जो सम्मेलन था उसका फिर ख़ात्मा हो गया, लोग चले गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महाड में मेरा काम पूरा हुआ नहीं है, यहाँ हम लोग फिर आएंगे और फिर सम्मेलन करेंगे। तो यह तय हुआ कि दिसंबर के महीने में फिर से सम्मेलन होगा और आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। खैर तब तक जो सवर्ण थे वो कोर्ट चले गए कि ये सार्वजनिक स्थान नहीं है, ये तो हमारा है, ये है वो है। स्टे ऑर्डर भी उनको मिल गया, ये सब हो गया। और जब डॉक्टर अंबेडकर पहुँचे वहाँ तो जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसने जाकर के उनसे कहा कि देखिए ये स्टे ऑर्डर इनको मिल गया है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप फिर वहाँ जाने की कोशिश न कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे और कल सुबह तय करेंगे हमें क्या करना है। तो वहाँ पर वो लोग सब इकट्ठा हुए और अब की बार तो 5000 से भी ज़्यादा लोग थे। और उसी शाम को कुछ लोग सोचते हैं कि जो महाड में हुआ उसके विरोध में जो उन्होंने किया 25 तारीख को वो हुआ, लेकिन दरअसल वो उसको करने की पहले से ही योजना बना करके आए थे डॉक्टर अंबेडकर। और उन्होंने फिर उस भारी सभा में मनुस्मृति को जलाने का काम किया, सार्वजनिक रूप से हमारे इतिहास में पहली बार। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो अत्याचार
होता है, हम जिस अन्याय के शिकार हैं, उसकी जड़ इस किताब में है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत से लोग इसको एक धार्मिक पुस्तक मानते हैं, और मेरा ये कहना है कि अगर किसी धर्म की धार्मिक पुस्तक ये है, तो फिर ऐसे धर्म पर भी धिक्कार है, ऐसे धर्म के नज़दीक भी हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 1926 में, मतलब महाड के अंदर कही। धर्म परिवर्तन बहुत सालों के बाद हुआ, मेरे ख्याल से 54 में हुआ है, लेकिन ये बात उन्होंने उसी वक्त कही। अब वो जलाई गई, और उसके बाद फिर रात भर उन्होंने आपस में बातचीत की, और फिर ये हुआ कि भाई पानी तो हम लोग ले ही चुके हैं वहाँ से, और उन्होंने अपना फिर सम्मेलन किया, और ये तय हुआ कि हम लोगों का जो मकसद था वो पूरा हो गया है, मनुस्मृति भी हमने जला दी है, और हमारा जो संघर्ष है वो शुरू हो गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और फिर उसका दूसरा दिन भी उस सम्मेलन का कंक्लूड हुआ। अब इसके बाद 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम लोग को जिन पर विचार करना चाहिए, कि इसके बाद कॉमरेड मोरे जी का क्या हुआ और डॉक्टर अंबेडकर का क्या हुआ। खैर, डॉक्टर अंबेडकर लौटे बॉम्बे, उनका जो उसके बाद का करियर है आप लोग बहुत लोग जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन आर.बी. मोरे जो थे वो चूँकि मुंबई में मज़दूरों के बीच में रहते थे, और जहाँ पर ये कारखाने हैं टेक्सटाइल के, वहाँ पर एक सड़क है डिलाइल रोड, तो वहाँ पर उन्होंने दलित नौजवानों को संगठित किया, और वहाँ फिर वो कम्युनिस्टों के भी संपर्क में आए, और उनको ये लगा कि बिना मजदूरों की लड़ाई के, बिना गरीबों के संघर्ष के, बिना इस तरह के एकताबद्ध वर्ग संघर्ष के, ये जो जाति की समस्या है ये भी खत्म नहीं की जा सकती है। दोनों के खिलाफ, जातिवाद और पूंजीवादी शोषण, दोनों के खिलाफ इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी, तब एक ही पार्टी थी, उसकी सदस्यता ली। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई कि सदस्यता ग्रहण करने से पहले वो डॉक्टर अंबेडकर के पास गए, और उन्होंने उनसे कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ, लेकिन आपके प्रति जो सम्मान है, जो आदर है, वो कभी कम नहीं होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मुक्ति का रास्ता यही है, मैं उसकी सदस्यता लेने जा रहा हूँ। तो कई लोग प्रचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनको बहुत डांटा और उनसे एक तरह से अपने संबंध विच्छेद कर दिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर हंस के बोले कि देखते हैं कम्युनिस्ट तुमको कितने दिन तक झेलते हैं। खैर, उसके बाद वो आए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। लेकिन मैंने इस बात को क्यों कहा, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का साथ बहुत लोगों ने छोड़ा। आप लोग जिन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी है, बहुत लोग जो उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ा, लेकिन किसी ने भी साथ छोड़ने से पहले जाकर के उनसे कहा नहीं कि हम आपका साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने गद्दारी की उनके साथ, और वो उस समय कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा, बहुत कुछ हुआ। अगर आप उनकी कहानी, आत्मकथा पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दलित संगठनों के बीच और दलित आंदोलन के बीच कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, और यही कहा जाता है कि कम्युनिस्टों ने ही सबसे ज़्यादा धोखा डॉक्टर अंबेडकर को दिया और लगातार देते रहे। तो कम्युनिस्टों ने उनको धोखा दिया। जो एक उनका साथी था जो कम्युनिस्ट बना, वो उनसे कह करके कम्युनिस्ट बना, और जीवन भर वो उनके साथ रहा। जब कॉमरेड मोरे का देहांत हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही उनकी शोक सभा की सदारत की। तो ये बात बताई नहीं जाती है, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा और कांग्रेस पार्टी में चले गए, जिसके खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर, उनके बारे में कभी कोई भला बुरा नहीं कहा जाता है। उनके खिलाफ ये कि इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने उनका मतलब उनके साथ विश्वासघात किया, ये बातें नहीं कही जाती हैं।
तो इसके पीछे जो मैं समझती हूँ कारण है वो ये कि जो हमारे देश के मतलब पुस्तक लिखने वाले लोग हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ एक विचार, लोगों के विचार को तैयार करने वाले जो लोग हैं, वो यथास्थितिवाद हैं ज़्यादातर। वो यथास्थिति को ही बनाए रखना चाहते हैं और उनको अच्छी तरह से समझ में आता है कि इस यथास्थिति को अगर तोड़ने की ताकत है किसी चीज़ में तो वो है अगर वर्ग संघर्ष और वर्ण संघर्ष की धाराएं एक हो जाएंगी और एक साथ चलेंगी तो यही वो मजबूत धारा होगी जो यथास्थिति को मतलब समाप्त करने में सफल होगी। और इसीलिए लगातार यही बात बार बार कही जाती है, बार बार लिखी जाती है कि कम्युनिस्टों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत विश्वासघात किया। अगर आप जाएंगे गहराई में तो ये बात सही नहीं है। और हाँ, मौके आए जब उन्होंने एक स्टैंड लिया, कम्युनिस्टों ने दूसरा स्टैंड लिया, लेकिन ये जो गद्दारी और विश्वासघात वाली बात है ये सही नहीं है। उन्होंने एक इलेक्शन में जो समाजवादी थे उनका हाथ पकड़ा और उस इलेक्शन में कम्युनिस्टों ने उनको वोट दिया लेकिन समाजवादियों ने ही उनको वोट नहीं दिया। ये भी बात बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये जो उस समय की सोच है वो आगे तक चलती है। मैंने एक आनंद तेलतुंबड़े की एक वो है पूरी बायोग्राफी डॉक्टर अंबेडकर की, आइकॉनोक्लास्ट है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वो शिवसेना में भी चले गए, वो भाजपा में भी चले गए, कांग्रेस में तो गए ही, और जब वहाँ चले गए तो उसके बाद उन्होंने दलित आंदोलन से कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं होती कि इन्होंने बड़ी गद्दारी की, कि इन्होंने बहुत विश्वासघात किया, कभी नहीं कहा जाता। इस समय तो उनके मंत्रिमंडल में भी एक अपने आप को अंबेडकरवादी कहने वाले हैं जो एक ज़माने में दलित पैंथर में भी थे। तो ये बात मुझे लगता है हम लोगों के लिए समझने में समझी जानी चाहिए, क्यों हम लोग भी अक्सर इस तरह का प्रचार करते हैं और इस तरह के प्रचार के शिकार बन भी जाते हैं बहुत आसानी से। तो इसके पीछे जो सोच है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कॉमरेड मोरे के जीवन से बहुत कुछ हमको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी भर जो दलित उत्पीड़न का सवाल है, जो सामाजिक उत्पीड़न का सवाल है, उसको वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई आयोजित करने की लगातार कोशिश की। जो उनकी आत्मकथा है वो बड़ी अजीब है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की लेकिन वो मेरे ख्याल से महान आंदोलन से पहले ही उन्होंने लिखना बंद कर दिया और फिर उनके बेटे सत्येंद्र मोरे ने उसको फिर कंप्लीट किया और वो अंग्रेज़ी में तो पहले छपी, फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद वो हिंदी उसका अनुवाद भी छप गया और इसी पिछले साल के आखिर में वो भी उसका भी प्रकाशन हुआ है। वो है यहाँ पर। हम तो आप सबसे कहेंगे कि वो किताब भी आप लीजिए। और जो महान सत्याग्रह का महत्व है वो सिर्फ पानी पीने तक अगर हम उसको महदूद रखेंगे, सीमित रखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि उसका जो असली महत्व है उससे हम मुंह मोड़ लेंगे। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है मनुस्मृति का जलाया जाना। और जब तक उसके बारे में हम लोग ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अजीब अजीब बातें हो रही हैं। एक दिल्ली में आपकी सरकार में एक मंत्री थे, वो दलित समाज के थे, हाँ, और उन्होंने एक धर्म परिवर्तन का, बौद्ध धर्म स्वीकार करने का एक बड़ा आयोजन किया और उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिए गए वचन थे उनको दोहराया और बड़ा उनके खिलाफ बवाल मचा, उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई और आप पार्टी भी मतलब उससे इतना प्रभावित हुई कि गौतम जी को फिर इस्तीफा देना पड़ा, मंत्रिमंडल से भी हटे और पार्टी से भी हट गए। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी दलित समाज के बहुत बड़े हिस्से में भी लोगों को पता नहीं है
कि जिसको आप उसको हिंदू धर्म कहिए या ब्राह्मणवादी धर्म कहिए या ब्राह्मणवादी विचारधारा कहिए, किस हद तक डॉक्टर अंबेडकर उसके विरोधी थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने जो इस शोषण करने वाले धर्म के लिए जो लिखा है, वो आज तक मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी तीखी भाषा में किसी ने लिखा होगा। लेकिन ये जो उनकी तीखी भाषा है, ये जो उनकी टिप्पणियाँ हैं, इनका प्रचार दलित समाज में भी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ये 14 अप्रैल को मनाते हैं और जुलूस भी निकालते हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि भाई हिंदू धर्म में पैदा होना ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इसमें मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा दलित समुदाय का भी ऐसा है जिनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मनुस्मृति के जलाने के बारे में तो बहुत सारे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसका पता नहीं था कि ऐसा भी उन्होंने किया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मनुस्मृति को जलाने वाली बात है, ये केवल दलित आंदोलन के लिए समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सबके लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि धर्म से प्रभावित तो जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। धर्म के नाम पर वो कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि ये मनुस्मृति कितनी महिला विरोधी पुस्तक है। यानी महिलाओं को तो उन्होंने किसी प्रकार का अधिकार उस पर दिया ही नहीं है, चाहे वो किसी भी जात की महिला क्यों न हो, वो अधिकार विहीन है। और उसका कारण भी क्या है वो भी महिलाओं को समझना ज़रूरी है कि अगर महिलाएं स्वतंत्र हो जाएंगी तो एक तो उन्होंने लिखा है ये बड़ी बदचलन होती है, औरतें किसी भी आदमी के पीछे चली जाती है, ये सब बातें हैं मनुस्मृति में। लेकिन क्यों है ये सब बातें? इसलिए कि उनको, उनका जो धर्म है वो है चतुर्वर्ण को बचाने का धर्म, वर्ण व्यवस्था को बचाने का धर्म। और निश्चित रूप से अगर महिलाएं आज़ाद हो जाएंगी और शादी खुद तय करेंगी, किसके साथ उनको रहना है ये खुद फैसला करेंगी, तो फिर ये वर्ण व्यवस्था भी चरबरा करके समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उनके बच्चे किस धन जाति के होंगे। ख़ास तौर से अगर लड़की कोई थोड़ी ऊंची जात की है और तथाकथित नीची जात का कोई लड़का है, तो उस संबंध का बच्चा जो पैदा होगा वो किस जाति का होगा। इसका मतलब है कि ऐसी शादियों का नतीजा ये होगा कि ये वर्ण व्यवस्था ही कमज़ोर पड़ेगी और चरमरा जाएगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि हर परिवार में हमारे देश के अंदर, हमारे बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी लोगों के परिवारों में भी, आप कुछ भी कह दीजिए उनसे, पूंजीपतियों से लड़ना है, ये करना वो करना, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन आप ये उनको कहेंगे कि लड़की को शादी करने की आज़ादी भी दे दीजिए, तो वो आपको डंडे मार करके घर से निकाल देंगे। क्योंकि ये जो बात है वो रग रग में, और सिर्फ ऊंची जाति में नहीं, अगर हम दलित उपजातियों में जाएं तो वहाँ भी एक उपजाति से दूसरी उपजाति के बीच में संबंध को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये जो मनुवादी सोच है ये कितनी दूर तक हमारे रगों में समाई हुई है, हम लोग जो कॉमरेड लोग हैं उनके भी रगों में समाई हुई है, इसका हमको एहसास होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला करके दरअसल हमको क्या संदेश दिया है, इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। ये मनुस्मृति केवल जाति के आधार पर लोगों की असमानता को नहीं बनाए रखने वाली पुस्तक है, वो तो है ही। और जैसा कि कॉमरेड ने कहा कि जब गांव में दलित कहते हैं कि गांव जाना है, तो वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम तो गांव से भी बाहर हैं। क्योंकि जो दलित समाज है वो तो 4 जातियों के भी बाहर है, वो मतलब अस्पृश्य कहिए, अदृश्य कहिए, जो भी है वो इस वर्ण व्यवस्था के भी बाहर है। तो निश्चित रूप से मनुस्मृति में इस तरह की इंसानी असमानता को बहुत बढ़ावा दिया गया है, उसको बहुत उचित ठहराया गया है।
लेकिन उसमें निश्चित रूप से आज का जो पूंजीवाद है या आज का जो पूंजीवादी शोषण है वो तो ज़माने में नहीं था, लेकिन इसमें जो चौथी जात का वर्णन है जिसको शूद्र जात कहा गया है, तो उसमें तो यही कहा गया कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी दूसरे की ज़मीन पर या किसी के छोटे मोटे मतलब कारखाने में या कारीगर के साथ जो काम करते हैं, श्रम करते हैं, वो सब शूद्र हैं। और यहाँ तक कहा गया है, बहुत दिलचस्प बात है, कि अगर कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण मजबूरी में काम करने लगता है, श्रम करने लगता है, तो उसकी जात भी शूद्र जात ही समझी जाएगी। तो मतलब पेशा और जात, इनके बीच का जो गहरा रिश्ता है, जन्म और जात, इनके बीच का जो गहरा रिश्ता है, लिंग और जात, इनके बीच में जो पूरा संबंध है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं मनुस्मृति में। और इसलिए मैं तो डॉक्टर अंबेडकर के इस कृत को बहुत ही महान मानती हूँ। शायद हमारे इतिहास में एक बहुत ही ये क्रांतिकारी कदम था मनुस्मृति को जलाना, अगर हम लोग इसको ठीक से समझें और दूसरों को भी समझा सकें। और यही हमारा प्रयास होगा कि इस शताब्दी वर्ष में इस जानकारी को आप लोगों के माध्यम से, और मतलब जहाँ भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनके बीच में मीटिंग्स करके, गोष्ठियाँ करके इस पूरे शताब्दी वर्ष को इस तरह से मनाया जाए कि ये जो एक मील का पत्थर है हमारे देश के परिवर्तन की लड़ाई में, इसके बारे में लोगों को जानकारी हो कि दरअसल ये महाड सत्याग्रह में क्या हुआ था। सिर्फ पानी ही नहीं पिया गया था उस तालाब से, बल्कि जो एक तरह से बहुत मजबूत स्तंभ है जातिवादी व्यवस्था और जाति को बढ़ावा देने वाले धार्मिक प्रतिबद्धता को, उसका जो एक बहुत मजबूत स्तंभ है, उसको किस तरह से, उस पर किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने प्रहार किया था। और उनके साथ इस प्रहार में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा नेता बना, और हमको ये खुशी है कि वो CPIM के भी सदस्य बने और हमारी पार्टी में महाराष्ट्र के अंदर बड़े नेता थे। तो साथियों, मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज हम लोग और लोगों को भी यहाँ देखते, लेकिन ये कॉकरोच वाला मामला भी चल गया, ये भी एक बड़ा आंदोलन है। और हमारे बहुत से लोग साथी जो इस आने वाले थे उस पर चले गए, लेकिन फिर भी आप लोग सब आए, तो हमने ये आप लोगों को ज्ञान देने के लिए मीटिंग नहीं बुलाई है। हालांकि उनकी कहानी से तो बहुत कुछ ज्ञान मिल गया, लेकिन इसलिए ये मीटिंग बुलाई है कि ये जो शताब्दी वर्ष है और मनुस्मृति के दहन, इनका जो महत्व है वो हम लोग मिलकर के कैसे दूर दूर तक ले करके जा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में वर्ग भी है और वर्ण भी है। दिक्कत है, मतलब हम एक ही वर्ण में होने के बाद वर्ग की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और एक ही वर्ग के होने के बाद वर्ण की वजह से यानी जात की वजह से एक दूसरे से हमारी दूरियां बन जाती हैं। ये एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना होगा। अब कॉमरेड शायद किसी गांव में पैदा हुए, उन्होंने उसकी असलियत को देखा, अब वो कितनी बार उस गांव में अब जाते हैं, और शायद इनके बच्चों ने उस गांव को देखा ही नहीं होगा। या जो हमारे बीच में हमारे मजदूर हैं जो पहले बस्ती में या मजदूर कॉलोनी में रहते थे, अब थोड़ा हट गए हैं, कितना वहाँ वापस जाते हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं उनके साथ कितना उनका मतलब संपर्क और संबंध और जीवंत संपर्क कितना बच गया है। ये अगर हम गंभीरता पूर्वक सोचें तो हमको लगेगा कि इसका एहसास होगा कि हमको बहुत कुछ करना चाहिए, जो बहुत मुश्किल नहीं है करना। उसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। एक तो ये फ़ोन से थोड़ी फुर्सत लेनी होगी, जो टीवी देखने की कुछ आदत हो गई है उससे, हालांकि अब तो टीवी इतना ख़राब हो गया कि शायद उसको कम लोग देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल कीड़े की तरह लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा छुट्टी पा करके, ज़रूरी है अगर हम
देखिए, बिना विचारधारा के और बिना विचारधारा को अपने अंदर जब्त करने के, ये लड़ाई लड़ना मैं तो समझती हूँ मुश्किल नहीं, करीब करीब असंभव है। ये केवल परिस्थितियां ही हमको इस लड़ाई में नहीं झोंकती हैं। जब तक विचारधारा और परिस्थितियां दोनों एक साथ मिल करके हमें प्रेरित नहीं करती हैं, तब तक फिर ये लड़ाई आगे तक नहीं जाती है। हमसे कोई कह रहा था कि आप लोग कहते हैं इतनी गरीबी है और इतना ये इतना वो, तो क्रांति तो हो ही जानी चाहिए। हमने कहा देखो, क्रांति इतनी आसानी से नहीं होती है। क्रांति के लिए बहुत प्रतिबद्धता की ज़रूरत है और बहुत ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहले इस बात को ही समझना कि हाँ, दुनिया बदल सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो 100 साल पहले हालात थे आज भी वही हैं, ये सही नहीं है। शोषण है, लेकिन हालात में फ़र्क आया है। वो हमको समझना, समाज कैसे बदलता है, हमको कैसे बदलने वाली ताकत का हिस्सा बनना है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, जो उनके अंतिम दिनों में काफ़ी चूर हो गया, उन्होंने सोचा था कि ये आरक्षण के माध्यम से जो एक पढ़ा लिखा और थोड़ा बहुत साधन संपन्न वर्ग या हिस्सा दलितों में बनेगा, वो फिर क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये वर्ग और वर्ण का मामला बहुत गड़बड़ है। वर्ण नहीं बदलता है, लेकिन वर्ग बदल जाता है, तो उससे भी दिमाग बदल जाता है। और एक ही वर्ग होने के बाद वर्ण अलग अलग होते हैं, उससे भी दिमाग हमारे एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। तो ये कठिन लड़ाई है, लेकिन यही हमारी लड़ाई है इस देश में। ख़ास तौर से जिस इलाके से हम लोग आते हैं, जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ तो यही बड़ी लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं अपनी बात ख़त्म करते हुए कि इस लड़ाई में कितना दम है, कभी कभी हम लोग भी इसको नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है जो मैं कहूँ आपको लगे ठीक नहीं है। पिछला जो 2024 का चुनाव था लोकसभा का, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, हमारे बहुत से लोग, अरे इनको हराया नहीं जा सकता। पहले लोग कहते थे वो मशीन की वजह से नहीं हराया जा सकता, अब लोग कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऐसा आ गया कि अब उनको हराया नहीं जा सकता है, अब बेकार है, मतलब कुछ हो नहीं सकता है। खैर, मैं तो मानती हूँ कि बिल्कुल गलत बात है और ये भी लोगों की लड़ने की ताकत को घटाने वाली बातें हैं। लेकिन अगर हम 2024 की इलेक्शन के नतीजों का थोड़ा विश्लेषण करें तो बीजेपी कहाँ हारी? जहाँ हारती थी दक्षिण भारत में, वहाँ तो वो हारी ही, लेकिन जो उसका गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहाँ वो हारी। हारी का मतलब उसके करीब करीब मेरे ख्याल से 60 सीटें लोकसभा में कम हुई, उनमें करीब 40 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं। और उत्तर प्रदेश में वो हारी इसलिए नहीं कि एकदम से लोगों को विपक्ष बहुत अच्छा लगने लगा। लोग कहते अरे वो क्या इंडिया गठबंधन बन गया इसलिए वो सब एकदम बढ़िया हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। जात की राजनीति ऐसी नहीं होती है। जात की राजनीति होती है कि कुछ जातियां कुछ लोगों को वोट देते हैं और कुछ जातियां कुछ लोगों को वोट देने से पूरी तरह से इनकार करती हैं। उस इलेक्शन में ये हुआ कि ये बात थोड़ी सी मिट गई, क्योंकि उस इलेक्शन में, और मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने लेफ्ट में ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि संविधान खतरे में है और ये लोग मनुस्मृति को ही लाना चाहते हैं, संविधान को। और आपके ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को तो लोगों को उसके साथ एक बड़ा जुड़ाव महसूस होता है, ये ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर भाजपा वालों ने मतलब आग में घी डालने का काम किया। एक ने कहा कि इसके बाद तो संविधान रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, फिर वो 400 पार वाला नारा उन्होंने दे दिया। तो जिन लोगों का बहुत ही आत्मीय रिश्ता है संविधान से, हो सकता है उन्हें संविधान पढ़ा भी ना हो, उस संविधान का कोई उनको लाभ भी ना मिला हो, लेकिन उनको ये लगता है कि हमारे देश के सबसे मतलब आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हमारे ही जात के डॉक्टर अंबेडकर थे, इसलिए ये हमारे लिए एक पूज्य पुस्तक, हम लोग पूजने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो ये पूज्य पुस्तक है। तो जब ये लगा कि इसको ही ये ख़त्म करने वाले हैं, तो मैंने खुद उत्तर प्रदेश में देखा, काफ़ी मैं घूमी चुनाव में, कि दलित समाज के लोगों ने कहा कि खून का घूंट पी करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया।
क्योंकि उनके बीच का टकराव ज़बरदस्त था। आप लोग सब जानते हैं गाँव में वही लोग हैं जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं, जो उनको मारते पीटते हैं वगैरह वगैरह। फिर मायावती जी के साथ भी जो कुछ हुआ था, तो वो पूरा एक इतिहास है जिसकी वजह से दलित समाज के लोग बिल्कुल समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन पिछले उस चुनाव में उन्होंने यही कहा, खून का घूंट पी करके इनको हमने वोट दिया है संविधान को बचाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो समझते हैं दरअसल वो सही नहीं है। जो आम लोग हैं, जिनको जो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उनको क्या छूता है। आज ये जो कॉकरोच सब निकले हैं, कोई बात है जिसने छू दी है इन बच्चों को कि हमारा भविष्य ये ख़त्म कर रहे हैं। और एक देखो बाहर बैठा पढ़ रहा था आराम से, उसने कह दिया नहीं मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर और उसका इस्तीफा होगा। मतलब एक कोई चीज़ होती है जो लोगों को भावनात्मक तरीके से छू जाती है और उनको ले आती है मैदान में। तो ये तो एक पता नहीं इसका क्या होगा, इसमें मैं नहीं जाती। लेकिन उस चुनाव का नतीजा हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि जब संविधान खतरे में लोगों को दिखाई दिया तो दलित समाज, और उसमें भी जो जाटव चमार उपजाति है जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, उसने बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष को वोट दिया, जिसकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन आया। और हमसे ज़्यादा भाजपा इसको समझती है। भाजपा तुरंत विश्लेषण में लग जाती है और उस विश्लेषण का नतीजा है कि वो हर उपजात के बीच में और भी ज़्यादा कस के घुसने की कोशिश में लगी है 2 साल से। लेकिन ये बात भी सही है कि जितना विश्वास था दलित समाज के बड़े हिस्से का, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रति, वो विश्वास भी कम हुआ है। तो ये मौका है, हम घर में बैठे फ़ोन देखते रहेंगे, व्हाट्सएप करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन निकलेंगे, बस्तियों में जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, गपशप करेंगे और महाट सत्याग्रह के महत्व के बारे में लोगों को बताएंगे, उस भाषा में बताएंगे जो उनको समझ में आता है। तो मैं समझती हूँ कि एक व्यापक जानकारी हम लोग कम से कम लोगों के अंदर फैलाने में सक्षम होंगे और उसी से कुछ निकलेगा। हो सकता है उसका फ़ायदा किसी दूसरे को मिले, कोई बात नहीं, बस मनुवादियों को न मिले, वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद ज़्यादा मजबूत बने ताकि अंत में हम ही को इसका फ़ायदा मिले, क्रांतिकारी ताकतों को ही इसका फ़ायदा मिले। तो ये जो शताब्दी वर्ष है, इसका अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझती हूँ कि जिस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, और 27 में चुनाव भी यूपी में आ रहा है, जितना हम लोग इस तरह की जागृति को पैदा कर सकते हैं, व्यापक पैमाने पर पैदा कर सकते हैं, उतना ही हम लोग मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने में और सक्षम होंगे। इसीलिए आप सबसे यही अपील है कि इस शताब्दी वर्ष का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए और हम लोग जहाँ भी मदद कर सकते हैं हम लोग आने के लिए तैयार हैं। आप लोग खुद भी सक्षम हैं इस जानकारी को दूर दूर तक फैलाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, लाल सलाम।